कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूँ। एनसीईआरटी का सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी में जो अध्याय 2 है क्लास 6 का, वो लेकर आया हूँ। अध्याय 1 में भी विविधता दिया हुआ था, जो कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में इसके बारे में चर्चा किया। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये विविधता एवं भेदभाव का जो है दूसरा चैप्टर है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ आप लोग को कि जो भी मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आप लोग उसे नोट करेंगे और उसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एसएसटी में जो है, सीटेट एसएसटी जो प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आप लोग को हर एक कक्षा में बता रहा हूँ कि आप लोग एक एक लाइनों को पढ़ें। मैं जैसे पढ़ के आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ, आप लोग से अच्छी तरीके से देखें। ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है मेरी, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप लोग 30 से 35 मिनट डेली देख रहे हैं तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या जनवरी में, तो आप लोग का कक्षा पूर्ण हो जाएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मैं थ्योरी ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, जो भी नहीं पढ़े आप जाके पढ़ सकते हैं, देख लेंगे। ऐसे मैं फिर बता दे रहा हूँ। विविधता देखिए, विविधता किसे कहते हैं? विविधता का मतलब विविधता का देखिए सबसे अच्छा उदाहरण है क्लासरूम। क्लासरूम में देखिए हर एक तरह के बच्चे रहते हैं, हर एक जगह के होते हैं। कोई इस स्टेट से आए होते हैं, कुछ दूसरे स्टेट से आए होते हैं, कोई किसी समाज के होते हैं, कोई अन्य जाति के कोई होते हैं, कोई अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं। सबका धर्म अपना अपना अलग होता है। कोई जो है देखने में उनका रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है। कहने का मतलब है कोई जो है कहने का मतलब है कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जिसे हम लोग विविधता कहते हैं। देखिए विविधता, जैसे मान लीजिए एक स्टेट, उदाहरण के रूप में हम लोग लद्दाख लेते हैं। लद्दाख में रहन सहन, वहाँ का मौसम, और उसके बाद दूसरा स्टेट आप लोग केरल ले लें। केरल में केरल का रहन सहन, केरल का मौसम, केरल का जो फिर दूसरे राज्य ले सकते हैं आप लोग वहाँ। यानी कहने का मतलब है अलग अलग चीज़ों को जो दिखाया जाए उसे हम लोग विविधता कहते हैं। रहने का और खाने का तरीका, वहाँ का खान पान, बोल चाल, यानी सभी तरह के अंतरों को हम लोग विविधता कहते हैं। विविधता को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि विविधता रहने से कक्षा में एक बच्चा दूसरे बच्चा की बात को देखिए। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट से है, कोई बच्चा मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश बोलता है, हिंदी समझ रहा है, हिंदी बोलना नहीं जान रहा है, दूसरे बच्चे जो हिंदी बोल रहे हैं वो उनसे सीख जाएंगे। इसलिए विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण है कक्षा। ठीक है, यही दिया हुआ है इसमें कि पिछले पार्ट में भी मैं इसके बारे में पढ़ा, दिया गया इसमें। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, बच्चे चिढ़ाते भी हैं एक बच्चे को, दूसरे बच्चों को जो कि अलग होते हैं, उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? और अगर आपके साथ हो तो बुरा लगेगा। दूसरे का साथ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर वही आपके साथ हो तो बुरा लगता है। इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। चलिए देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं विविधता का तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, ये सभी क्या हैं, विविधता के ही उदाहरण हैं।
सभी जगह का अपना अपना अलग अलग उत्सव होता है, अलग खेल होता है, अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग बोलचाल होती है, अलग अलग खान पान होते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यही अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। भारत जो है, देखिए यहाँ से जो है कभी कभी प्रश्न बन जाता है, भारत विविधताओं का देश है, क्या है, सही है या गलत है? तो आप लोग इसे स्टेटमेंट फर्स्ट एक को करेंगे या दो, जिस जिस स्टेटमेंट में प्रश्न रहेगा उसे आप लोग ट्रू मानेंगे। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। ये एनसीईआरटी ने जो मुख्य माना है, संसार में कितने धर्म है, संसार में 8। इसे मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, पूछा जाएगा सीटेट में। संसार में जो है मुख्य कितने धर्म है, तो 8 धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत में जो है 8 धर्मों को मानने वाले यहाँ रहते हैं भारत में। देख लीजिए, पूरा विश्व में 8 धर्म है और भारत में 8 धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। देख लीजिए कितने विविधता वाले देश हैं भारत। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट वाले में, आप लोग नोट करते जाएंगे। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो आप लोग जवाब देंगे 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, जो भी बोली जाती है, वो लोगों की क्या है, जहाँ जैसे भाषा बोले जाएंगे वहाँ के लोगों के लिए वो मातृभाषा होंगे। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी भारत में ये सब प्रश्न डायरेक्ट आ जाएंगे, आप लोग नोट करते जाएं, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। विविधता जो है हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। अगर हम गोरे हैं और हमारे मित्र गोरे हैं तो हम लोग खुश होते हैं। अगर कोई काले हैं, रंग में भी विविधता होता है, उनसे जो है आदमी खुशी महसूस, उससे बात करना महसूस नहीं, मैं खुशी महसूस नहीं करता ना, ये काला है, ऐसे है, ऐसे है। अगर कोई मान लीजिए कोई कोई इस धर्म का है और दूसरा फ्रेंड आपका दूसरे धर्म का है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उस धर्म वाले को नीचा देखेंगे और अपने धर्म वाले को सोचेंगे नहीं मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, उसका धर्म नीचा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें जितना हम अपने धर्म को मानते हैं उतना ही दूसरे धर्म को भी सम्मान करना चाहिए। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं, उसे ही हम क्या मानते हैं कि हम इसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना देते हैं। ठीक है, जो अपने से भिन्न दिखता है लोग जो है उसके बारे में तरह तरह के राय देते हैं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्वाग्रह, जो कि सीटेट में सीडीपी में भी आता है। और इससे प्रश्न देखिए, मान के चलिए विभिन्नताओं से 1 से 2 प्रश्न सीटेट में बन जाता है एसएसटी में। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। देखिए, पूर्वाग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण है, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। मान के चलिए पूर्वाग्रह का हम उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को कि आदमी के मन में जो बैठ गया है या हमारे पूर्वज जो कहते आ रहे हैं उसे हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण एक हम दे रहे हैं आप लोग को कि जो घर का काम होता है, घर का जो काम होता है वो कौन करते हैं, मन में बैठा हुआ है, सिर्फ औरतें करती हैं, लड़कियां करती हैं। अगर घर के काम को लड़के करेंगे तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। यानी घर के काम को सिर्फ लड़कियां करती है, लड़के नहीं करते हैं। अगर कोई लड़का माँ के काम में हाथ बटा दिया, अगर कोई लड़का माँ के काम में हाथ बटा दिया, यानी माँ सब्जी काट रही होती है, अगर लड़का बोला कि माँ लाओ मैं हाथ सब्जी काट देता हूँ, तो जानते हैं गांव में क्या बोला जाता है। अगर धोखे से किसी ने देख लिया कि लड़का सब्जी काट रहा है, तो
जब वो लड़का जिसने आपको देखा या कोई भी देखा तो बोलेगा क्या गांव में, जाने छो इकरा देखली राघवेंद्रा के, ई तो मौगा हो गई, घर में सब्जी काटे छले। तो ऐसा जो है लोगों के मन में बैठा हुआ है कि ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। सब्जी काटना लड़कियों का काम है, झाड़ू देना लड़कियों का काम है, पोछा लगाना लड़कियों का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। लोगों के मन में बैठा होता है कि लड़कियां लड़कियां या सॉरी लड़कियां नहीं, यानी गांव के लोग जो हैं गरीब होते हैं, गांव के लोग का रहन सहन अच्छा नहीं होता है, गांव के लोग का खान पान अच्छा नहीं होता है, शहर के लोगों का रहन सहन अच्छा होता है, शहर के लोग अमीर होते हैं, गांव के लोग गरीब होते हैं। तो ये मन में पहले से बैठा हुआ आदमी के कि ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि गांव के सभी लोग गरीब होंगे या गांव के सभी लोग हैं जो कि उनका खाना पान अच्छी तरह से नहीं होता होगा। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि शहर के लोग अमीर होते हैं और सभी लोग का जीवन अच्छे से बीत रहा हो, सभी लोग का खान पान अच्छा हो, सभी लोग का रहन सहन अच्छा हो। ऐसा कुछ नहीं है। यही है लैंगिक पूर्वाग्रह है। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यही सब दिया गया है इसमें जो मैं आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट में जो मैं आप लोग को बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। शहरी लोग के बारे में दिया गया। शहरी लोग का जीवन जो है बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। इस सारे पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराया और आने जाने में खर्च होता है। ग्रामीण के बारे में भी दिया गया है, आप लोग इसे देख लेंगे। आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। फसल की बुआई और कटाई समय परिवार के लोग खेत में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। और हाँ, ये पूर्वाग्रह कोई गलत चीज़ नहीं है। पूर्वाग्रह कोई गलत चीज़ नहीं है। आप लोग पूर्वाग्रह जो आदमी मानते आ रहे हैं आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कर रहे हैं पूर्वजों के अनुसार नहीं कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि देखिए फिर उस उदाहरण को हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लड़के ही करेंगे या लड़कियां ही करेंगे। ठीक है, लड़के भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां भी कर रही है कोई दिक्कत, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया गया है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह के रूप में ले लेती है। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, जो दिया है मैं फिर भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ आप लोग को। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचते हैं, हाँ कई लोग बोलते हैं कि ये लोग आलसी हैं, ये कंजूस हैं, ये भी एक पूर्वाग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। यानी कि कोई भी काम करने का एक ही तरीका अच्छा है, यही सबसे अच्छा तरीका है, यही हम सोचते हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर ये काम कर रहे हैं यही, यानी हम ही इस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये कहना गलत है। ये नहीं कि दूसरे लोग अच्छे से करेंगे, दूसरे भी इस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस काम को सिर्फ हम ही कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी कर सकते हैं काम होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहने का सीखना किसे कहते हैं, सीखना किसे कहते हैं बता रहा हूँ मैं आप लोग को। सीखना क्या कहलाता है, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया उसे हम लोग सीखना कहते हैं। अगर आप लोग सीख रहे हैं और आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो उसे सीखना नहीं कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों की धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग देख के पूर्वाग्रही हो जाते हैं। जिस क्षेत्र से वह आते हैं, जिस तरह वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि।
अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। लोगों के द्वारा जो पूर्वाग्रह बनाया है इतने पक्के हो जाते हैं, इतने मन में बैठ जाते हैं हमारे, कि हम उनसे दोस्ती तक करना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम कई लोगों को दुख पहुंचा देते हैं। देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव समाज में एनसीईआरटी में जो दिया गया है, आप लोग इसे देखेंगे, क्योंकि प्रश्न मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि प्रश्न यहीं से बनेगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको फंसा देगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपसे। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। इस एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहते हैं हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि सच्चाई क्या है। देखिए, लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है और समानता भी होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है। कई बार जो है समानता का कई लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। फ़ायदा भी नहीं उठाना है कि कि हम लोग लड़कियां हैं, हम लड़के हैं, इसका भी फ़ायदा आप लोग नहीं उठाएंगे। ठीक है, नीचे दिए कथनों की सूची में तालिका को भरिए। ये सब दिया गया है, ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं है। सीटेट में यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है, विभिन्नता के बारे में दिखा गया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। देखिए, लोग लंगड़ा जो होता है उनके भी मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बुक में दिया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ये कहानी है, आप लोग एससीईआरटी का बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये कहानी दिया गया है। व्हीलचेयर पे एक लड़की जो है मार्केट जाती है। उस मतलब पहली बार मार्केट जा रही होती है, तो अपनी माँ से बोलती है, माँ कुछ लाना है मार्केट से। तो माँ बोलती है, चीनी ला देना बेटा। तो वो बहुत खुश होती है कि आज मैं मार्केट जाने वाली हूँ। तो उन्हीं के ऊपर कहानी है। वो मार्केट जाती है चीनी लाने, तो उसे लोग देख कर मतलब देखते थे, घूर घूर के देखते थे, अजीब तरीके से देख रहे थे। तो उस लड़कियों को लग रही थी कि मुझे लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं। फिर इसी तरह वो दुकान पहुंची। वहाँ भी जो है दुकानदार ने, ये सीढ़ी था वहाँ पे दुकान के ऊपर जाने के लिए, तो सीढ़ी पे ये व्हील चेयर इनका चढ़ नहीं पाता। तो दुकानदार बोला मैं दे देता हूँ। तो लड़कियाँ वहाँ भी बोली नहीं, मैं खुद ले लूँगी। एक लड़का था, वो भी जो है वो जो है इसका मदद किया था। इस प्रकार ये कहानी है। आप लोग अगर एससीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, तो वही दिखाया गया इसमें। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। मतलब यानी जो बच्चे हैं विकलांग है, तो उसकी टांगें टांगें डगमगाता है, यानी वो चलने में उसको कठिनाई होती है। ऐसा थोड़ी है कि उसका दिमाग भी डगमगाता है। ये तरह जो है विभिन्नता है। आप लोग इसका सम्मान करें, उससे घृणा नहीं करें। ये बुक में इसलिए बताया जाता है कि लोग, जैसा कि मैं आपको दिखाया अभी बताया, कि लोग सीखने का मतलब यही होता है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। ठीक है, ऊपर चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। अच्छा हाँ, ये प्रश्न आ जाता है, अब हम लोग विकलांग नहीं कर सकते। जो बदल कर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों इस पर चर्चा कीजिए, यानी उस पर चर्चा करने के लिए बोल रहा है। एक मिनट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। हम लोग जो विकलांग को विकलांग नहीं कहा जाता है, विकलांग को क्या कहते हैं, अक्षमता कहा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं हैं, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ जो बता रहे थे लड़के के बारे में, लड़के लड़कियों के बारे में, देखिए ये भी एक पूर्वाग्रह है। ये भी लोगों के मन में पूर्वाग्रह है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती है। अब देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत बेटा, तुम लड़के हो, तुम बहादुर हो, लड़के रोते नहीं हैं। ये कहकर बच्चे के जो है बचपन से ही ये बात मन में डाल दी जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, रोती तो लड़कियां हैं, लड़के नहीं रोते, लड़के तो क्या बोलते हैं उसे, बहादुर होते हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के कभी नहीं रोते हैं। ठीक है। उसका जस्ट विपरीत लड़कियों का। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वह ये विश्वास करने लगते हैं, यही बात लड़के के मन में बैठ जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है, रोता नहीं है। और रोक लेने से जानते हैं दिक्कत क्या होता है, अगर आपका दिल करे तो रो लेना चाहिए, दिल करे तो जी भर के रो लेना चाहिए, अपने दुख को निकाल देना चाहिए रो करके। अगर इसी को मन में बैठाए रखता है तो वही लड़का जो है आगे चल के डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद कुछ गलत कदम उठा लेता है। इसलिए ये पूर्वाग्रह हटा दीजिए मन से कि लड़के रोते नहीं हैं। रोना है, कोई भी रो सकते हैं, लड़के को क्या दुख नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों को दुख होती है, ऐसा कहाँ है। दुख सभी को होता है, गुस्सा सभी को आता है, गुस्सा आया, दुख हुआ, कुछ भी हुआ, रो लीजिए, तकलीफ़ कम हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग करके, इसे मन में नहीं रखना है कि लड़के नहीं रोते हैं, रोएंगे तो कोई अगर मेरा मित्र देख लिया या कोई देख लिया घर के खरीदार तो मेरे ऊपर हंसेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखिए यहाँ वो भी दिया गया है, यहाँ पे अगर एक बड़ा लड़का रोते हुए उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, क्यों चिढ़ाएंगे, क्योंकि अगर उसे कोई देख ले तो लगेगा कि सामने वाले जो है मुझे चिढ़ाएंगे कि लड़का रो रहा है, मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वे कोमल एवं मृदु स्वभावी हैं। ये लड़कियों के बारे में दिया है कि लड़कियां कोमल होती है, मृदु स्वभाव की होती है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए, करने बोल रहा है, जो कि आगे चर्च किया गया है एनसीईआरटी, आप लोग देख लें। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, ये सभी मैं बता दिया आप लोग को। ठीक है। अब जो है इसके बाद दिया है रूढ़िबद्ध धारणाएं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा पेंसिल ले रहा हूँ। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, पहले से जो धारणा बन जाती है पक्की धारणा, उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं, जो कि मैं आपको बताया। कई बार हम किसी, देखिए रूढ़िबद्धता जो है, रूढ़िबद्धता के बारे में भी मैं आज आप लोग को बताता हूँ। ये भी जो है एक तरह से पूर्वाग्रह से मिलता जुलता ही शब्द है, रूढ़िबद्धता, यानी आदमी के मन में बैठ गया है। इसका भी उदाहरण मैं आप लोग को देता हूँ कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये नहीं करती हैं। देखिए इसका भी एक उदाहरण, देखिए इसमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और कक्षा 3 या 4 में दिया गया था कि लड़कियां जो है कल्पना चावला जब जा रही थी अंतरिक्ष में तो उसका भाई बोला था ये काम लड़कियों का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ था कि लड़कियां ये नहीं कर सकती है, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, हवाई जहाज सिर्फ लड़के उड़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं उड़ा सकती है। पर्वतारोहण सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। ये एक रूढ़िबद्ध है, इसे स्टूडियो टाइप कहते हैं इंग्लिश में। ये धारणा बना हुआ है लोगों के मन में, ये काम लड़के कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है एनसीईआरटी में। तो इसे रूढ़िबद्ध करते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ उस समूह में ऐसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। देखिए कहने का मतलब है, अगर किसी गांव का ही उदाहरण लीजिए, किसी शहर का लीजिए
कि इस शहर के लोग जो हैं क्या बोलते हैं, कंजूस है, या सॉरी कंजूस नहीं, कंजूस तो कुछ शहर के लोग को नहीं कह सकते हैं हम लोग। किसी के मन में जैसे बन गया कि मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं, बहुत जगह चर्च होता है कि बिहारी को इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ को नहीं आती होगी, ऐसा थोड़ी है कि पूरे बिहार के लोग को इंग्लिश नहीं आती है। मन में, लोगों के मन में बैठ गया है कि बिहारी को इंग्लिश नहीं आती है, यही है। दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, मान के चलिए जो भी पक्की धारणा अगर किसी के मन में बैठ गई है, यानी किसी गांव का उदाहरण, अगर कोई एक दो लोग बदमाशी किया कुछ भी, तो लोग बोलेंगे कि इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, उस गांव के लोग बुरे हैं एक दो, लेकिन पूरा गांव ही बदनाम है कि इस गांव के लोग अच्छे नहीं होते हैं। इसे हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में से होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कुछ लोग होते हैं, लेकिन बोला जाता है पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। एनसीईआरटी का राय ऐसा वाजिब नहीं है कि पूरे लोग ही होते हैं ऐसे, कुछ लोग के कारण पूरे लोग को आदमी मन में बना लेते हैं कि पूरे लोग ऐसे हैं। ठीक है, इस प्रकार की धारणा हमें इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। अगर आप इसी तरह की धारणा को रखेंगे तो आपको जो है एक खास गुण और क्षमताएं दूसरे से अलग करती है, नहीं सॉरी, इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। हमें देखना चाहिए कि ये, मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है, हमें उनमें देखना चाहिए अगर ये विकलांग है इसमें भी कुछ ना कुछ गुण होगा, हमें इनके गुणों को उभारना चाहिए। ठीक है, रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज, जो कि मैं उदाहरण अभी दे चुका हूँ लड़कियों के बारे में, लड़कियां नहीं उड़ा सकती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट दिया है असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार नहीं करें तो भेदभाव या असमानता नहीं होगा। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं, यानी जिसको आप नीचा दिखाने की, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हो, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई तरह से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 समीर 2 के बारे में मैं पढ़ाया था। समीर 1 हिंदू था और समीर 1 मुस्लिम था, लेकिन फिर भी उन दोनों में देखिए दोस्ती कैसा था। दूसरों से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। अगर आप लोग उनमें अगर अच्छी मित्रता नहीं होती तो हो सकता था यहाँ पे कारण भेदभाव भी हो सकता था। लेकिन दोनों में एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया था अध्याय 1 में विभिन्नता का बहुत ही अच्छा उदाहरण था। कोई विभिन्नता जो है अच्छा उदाहरण भी बन सकता है, और क्या कहते हैं, भेदभाव के कारण भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं, दूसरे धर्म को नीचा मानते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, उसका धर्म अच्छा नहीं है, तो दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू है। समीर के बारे में दिया गया, आप लोग अगर एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाया हूँ अध्याय 1 उसमें मैं समीर के बारे में बताया, आप लोग वहाँ से देख लेंगे जाके, क्योंकि इसमें फिर बताऊंगा समीर के बारे में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यह तो हम असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़ों और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव देखिए सभी जगह होता है।
इसे दूर करना चाहिए, और दूर हो भी रहा है, समय लगेगा, जो भी बचा हुआ सब दूर हो जाएगा भेदभाव। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तरह इसमें जो है भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी कुछ दिया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों, लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। दलित, खास करके दलित जो आज से लगभग यानी हम लोग आज़ादी से लगभग 100 साल पहले, 100 साल 150 साल पहले दलितों को के साथ कैसा भेदभाव किया जाता था, आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग उसकी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए दलित वाला भी प्रश्न सीटेट में आता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यह घेरा लगा दिया, मैं आप लोग देख लीजिएगा। अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाया है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव, देखिए ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है। पहले पूर्वज लोग मान रहे हैं कि ये दलित है, इसे मंदिर में नहीं जाने देंगे, ये पूजा नहीं कर देंगे, ये अछूत है, इसे इस चापाकल का पानी नहीं, इसे इस गिलास में पानी नहीं, इसे इस थाली में खाना नहीं खाने देंगे, ये छू नहीं सकता, ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये भी पूर्वाग्रह है, वही लोग मानते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे लोग सुधार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है सरकार, जो है इसी ऐसे तरह के लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िवाद धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, इससे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए अच्छे से। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको भीमराव अम्बेडकर के बारे में दिया गया है, आप लोग देखेंगे, इसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1900 उनका जन्म जो है, यह अनुभव उनको 1901 में हुआ। अच्छा, ये अनुभव जो है उनको 1901 ईस्वी में हुआ, जब वो केवल 9 साल के थे। जब वो 9 साल के थे, उनको अनुभव हो गया कि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। क्यों हुआ वो देखेंगे, कहानी में दिखा। महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। 9 साल की उम्र में वो गए थे महाराष्ट्र में कोरेगांव में, अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह भी अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, यानी उनके रहन सहन या उनके कपड़ों के पहनावा से स्टेशन मास्टर को भी लगा कि हम ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ब्राह्मण के बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। यानी भीमराव अम्बेडकर जो है महार जाति से आते थे, ये आप लोग नोट कर लेंगे। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता, वहाँ जो अछूत माना जाता था, उनको एकदम से धक्का लगा दिया। जैसे ही भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि हम महार हैं, उन्हें तुरंत धक्का लगा दिया स्टेशन मास्टर ने। वे भौचक्के रह गए। कौन? भीमराव अम्बेडकर।
उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना, नहीं सॉरी, धक्का उनको नहीं लगा, धक्का मतलब स्टेशन मास्टर को लगा, भौचक्के रह गए। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवान सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए। वो जो वहाँ से चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप गया था, पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए। देखिए क्या दिया गया है, 1 मिनट, थोड़ा हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि आप मतलब तुम क्या करोगे, क्या करने के लिए सोच रहे हो। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को मैंने जैसे जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाना, मतलब लेकर जो है सवारी को लेकर ले जाकर अपने गांव, अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। सोचिए कितना तकलीफ़ होता होगा उस समय। सिर्फ वो उन्होंने क्या बोला कि हम महार हैं, बस महार नाम सुन करके उसको बैलगाड़ी वाला तक उसे उन्हें ले जाना पसंद नहीं करते थे कि हम जो है अछूत अछूत ये गाड़ी मेरा जो है अछूत वर्ग की सवारी को ले जाएगा तो हम गंदा हो जाएंगे, हम नीचा हो जाएंगे। हम दुगना किराया, यानी दुगना किराया देने के लिए भी तैयार हुआ, फिर भी वो गाड़ी वाला, बैलगाड़ी वाला नहीं ले गया। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। भीमराव, अच्छा ये कहाँ से लिएगा वो दिखा गया। कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं उस समय भीमराव अम्बेडकर को कितना तकलीफ़ हुआ होगा। उन्हें गाड़ी तक नहीं मिली जाने के लिए। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ दिया गया है, आप लोग इसे चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रह रहे हों, आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे, तो कितना तकलीफ़ होता होगा। समानता के लिए जो है संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया। उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलित ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, ऐसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। यानी कि संघर्ष जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेता ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों से के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए, जो हम सभी को एक भारतीयों के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता यानी अछूआछूत को अपराध की तरह न देखा जाए और ऐसे कानून और इसे कानूनी रूप से खत्म किया जाए। यानी जो छुआछूत वाला बात था, उसे कानूनी रूप से खत्म किया जाए। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि
वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने की में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबरी मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया गया है। आप लोग इसे देख लेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति, देखिए ये प्रश्न भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे, ये वाला प्रश्न भी कभी कभी सीटेट में आ जाता है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके पास बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील के बनने के लिए इंग्लैंड गए। अम्बेडकर अपने जात के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर वकालत करने के लिए जो है उन्होंने इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अम्बेडकर ने नेतृत्व किया कि उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो सके, ना कि कुछ ही लोगों की। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है, आप लोग उन्हें देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो भी दिया गया है यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से भारत का संविधान से भी आ जाता है। प्रस्तावना जो दिया गया है संविधान में, आप लोग इसे देखेंगे। प्रस्तावना में जो लाइनें हैं, ये लाइनें पूछ लिया जाता है सीटेट में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वाले लाइनें दे दिया जाता है सीटेट में। इनमें से कौन सा लाइन है, नहीं है, ऐसे करके बच्चे को फंसाने के लिए दिया जाता है। आप लोग प्रस्तावना को एक बार पढ़ के जाएंगे, ये इससे छूटेगा नहीं प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार जो है आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर मैं देखिए फिर
बता रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें। स्टेट में जो है पेपर 2 में एसएसटी में आपका 50+ नंबर आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपका 50% नंबर आएगा, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। ये नहीं कि वीडियो देख लिए और हो गया तैयारी, ऐसा नहीं होता है। वीडियो देखें, उसके साथ मैं जो बोलते जाता हूँ उसे नोट करते जाएं, नोट बनाएं, फिर मैं जब प्रश्न उत्तर करवाऊँगा तो आप लोग उसे भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग को समय समय पे नोटिफिकेशन जाते रहे। और हाँ, और दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए और मेरा भी चैनल न्यू है तो मेरा भी सपोर्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।